डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में और इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि गोल्जी कॉय से बनते हैं और गोल्जी कॉय से अलग होने पर ये जो है इसमें सभी प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेज, प्रोटीएसेज और कार्बोहाइड्रेजेज आदि मिलते हैं। और ये जो एंजाइम है ये एसिडिक कंडीशंस में यानी कि pH 5 पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। जंतुओं की आरबीसी के अतिरिक्त समस्त एनिमल सेल्स में लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। तो आरबीसी को छोड़ करके सभी कोशिकाओं में लाइसोसोम पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स में बड़ी केंद्रीय रिक्तिका लाइसोसोम के समान कार्य कर सकती है, अतः उच्च पादपों में लाइसोसोम कम पाए जाते हैं, परंतु फंगस में लाइसोसोम अधिक पाए जाते हैं। पेरिप्लाज्मिक स्पेस, बैक्टीरिया में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस जो है वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहलाता है और उसमें लाइसोसोम के समान एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम राउंड बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि यूनिट मेम्ब्रेन से परिबद्ध रहते हैं। फैगोसाइट्स यानी कि WBC का जो है WBC में यह बड़ी होती है। तो फैगोसाइट्स या WBC में लाइसोसोम का आकार जो है वो बड़ा होता है। लाइसोसोम में लगभग 50 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कि एसिड हाइड्रोलेजेस कहलाते हैं एवं एसिडिक मीडियम में pH 5 पर कार्य करते हैं। एसिडिक pH उत्पन्न करने के लिए लाइसोसोम की झिल्ली में हाइड्रोजन पंप पाया जाता है। लाइसोसोम अत्यधिक बहुरूपी यानी पॉलीमॉर्फिक कोशिकांग होते हैं क्योंकि ये विभिन्न कार्यकी रूपों में उपस्थित होते हैं। यहाँ पर इसका डायग्राम दिया गया है। यह जो है इसकी साइज 0.05 to 0.5 माइक्रोन मीटर होती है और इसमें एसिड हाइड्रोलेजेस जिसमें लाइपेसेज, प्रोटीएसेज, कार्बोहाइड्रेटेज, न्यूक्लियसेज ये पाए जाते हैं जो pH 5 पर काम करते हैं। बाहर की तरफ pH 7.2 होता है, ब्लड का pH भी 7.2 to 7.4 होता है। तो यहाँ पर साइटोसोल में उपस्थित जो ATP है कार्य करने के लिए ऊर्जा जो है वो कोशिका द्रव्य में उपस्थित ATP के द्वारा प्रदान की जाती है। अभी मैंने बताया था कि लाइसोसोम जो है वो पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेली हैं क्योंकि इनके द्वारा कई प्रकार के कोशिकीय कार्य किए जाते हैं और ये कई सारे कार्यकी रूपों में उपस्थित होते हैं। तो लाइसोसोम के प्रकार जो है, फर्स्ट है प्राइमरी लाइसोसोम जिसको स्टोरेज ग्रेन्यूल कहते हैं। सेकंड है डाइजेस्टिव वैक्यूल्स जिसको हेट्रोफैगोसोम्स कहते हैं। थर्ड है रेजिडुअल बॉडी अवशेषिकाएं और फोर्थ है ऑटोफैगिक लाइसोसोम या ऑटोफैगोसोम्स। तो यहाँ पर ऊपर डायग्राम जो दिया गया है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑटोफैगोसोम्स दिखाए गए हैं। यहाँ पर रेजिडुअल बॉडी, हेट्रोफैगोसोम और फैगोसोम्स। तो यहाँ पर लाइसोसोम के करीबन सभी प्रकार इसमें दिखाए गए हैं। तो सबसे पहला है प्राइमरी लाइसोसोम जिसको स्टोरेज ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। ये लाइसोसोम इनएक्टिव होते हैं। इनएक्टिव जिसमें प्राइमरी लाइसोसोम या स्टोरेज ग्रेन्यूल्स पाई जाती है और ये एसिड हाइड्रोलेजेज एंजाइम को स्टोर करते हैं, इसलिए इनको स्टोरेज ग्रेन्यूल्स कहते हैं। ये नवनिर्मित लाइसोसोम्स होते हैं। तो सबसे पहले न्यूली फॉर्म्ड जो लाइसोसोम्स है वो प्राइमरी लाइसोसोम कहलाते हैं या स्टोरेज ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं और इनमें एसिड हाइड्रोलेजेज एंजाइम स्टोर रहता है।
जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। सेकंड है डाइजेस्टिव वैक्यूल्स और हेट्रोफेगोसोम्स। ये लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम और फेगोसोम के फ्यूजन से बनते हैं और सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं। तो इसमें प्राइमरी लाइसोसोम पाचक रिक्तिका या हेट्रोफेगोसोम बनाते हैं ये। थर्ड है रेजिडुअल बॉडीज़। वे लाइसोसोम जिसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल इकट्ठा रहता है उसको रेजिडुअल बॉडीज़ कहते हैं और इनको एक्सोसाइटोसिस के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ऑटोफेगिक लाइसोसोम्स या ऑटोफेगोसोम्स पाचित होने वाले कोशिकांगों को रखने वाले लाइसोसोम ऑटोफेगोसोम्स कहलाते हैं। यहाँ पर लाइसोसोम प्लस स्वकोशिकांग रखने वाले फेगोसोम्स। इनके फंक्शंस, तो परीक्षा में आपके जो भी सेल ऑर्गेनेली पूछा जाता है उसमें आपको उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। सबसे पहले उसको किसने खोजा था, फिर उसकी संरचना कैसी है, फिर वो कोशिका में कहाँ पर स्थित है, उसका मतलब किस फॉर्म में स्थित है और उसका फंक्शन क्या है और उसका डायग्राम आपको बनाना है। तो इसके फंक्शंस है, लाइसोसोम के फंक्शंस है इंट्रासेलुलर डाइजेशन जिसमें एट्रोफेगी, कोशिका में फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के द्वारा ग्रहित बाह्य पदार्थों का डाइजेशन एट्रोफेगी कहलाता है। ऑटोफेगी पुराने और मृत कोशिकांगों का पाचन ऑटोफेगी कहलाता है। ऑटोफेगी स्टारवेशन यानी लंबे समय तक भूखा रहने के समय भी कोशिकाओं में देखी जाती है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ऑस्टियोक्लास्ट या अस्थि भक्षण, कोशिका के लाइसोसोम अस्थियों के अवांछित भाग को नष्ट कर देते हैं। कवक में भी लाइसोसोम के द्वारा एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। कोशिकीय पाचन सेल डाइजेशन या ऑटोलाइसिस, कभी कभी किसी कोशिका के सभी लाइसोसोम फट जाते हैं और कोशिका को पूर्णतः खत्म कर देते हैं, यह ऑटोलाइसिस है। इसी कारण लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स कहते हैं। पुरानी कोशिकाएं भ्रूण के अनावश्यक अंग आदि ऑटोलाइसिस के द्वारा हटा दिए जाते हैं, जैसे लाइसोसोम का कैथेप्सिन एंजाइम मेंढक के टेडपोल की पूंछ का पाचन कर देता है। तो कायांतरण के दौरान मेटामॉर्फोसिस के समय जो टेडपोल लार्वा की टेल होती है वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है या एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो इसका डाइजेशन जो है वो लाइसोसोम के कैथेप्सिन एंजाइम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को रसदानी या वैक्यूल कहते हैं। इसमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ और अन्य उत्पाद जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है वो इसमें पाए जाते हैं। वैक्यूल्स जो है एकल झिल्ली से आवृत होती हैं जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% तक स्पेस घेरती है। पौधों में बहुत से आयन और दूसरे पदार्थ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत टोनोप्लास्ट से होकर के वैक्यूल में अभिगमित होते हैं। इस कारण से इनकी सांद्रता रसदानी में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। अमीबा में संकुचनशील रसदानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कोशिकाओं जैसे प्रोटिस्ट्स में खाद्य रसदानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निकलने के लिए होता है। तो खाद्य पदार्थों को निगलने के लिए फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया। इनकी संख्या कोशिका की कार्यकीय सक्रियता पर निर्भर करती है। जो फिजियोलॉजिकली ज़्यादा एक्टिव सेल है उसमें इनकी संख्या अधिक होती है, क्योंकि इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये एटीपी स्टोरेज का काम करते हैं, इसलिए जो फिजियोलॉजिकली एक्टिव सेल है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक होती है। माइक्रोएस्टेरियास, क्लोरेला, फ्यूस, फस्का शैवाल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1 होती है। एक कोशिका में उपस्थित समस्त माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रियोम्स कहलाते हैं। सामान्यतः जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है।
उच्च जंतुओं में सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पक्षियों की फ्लाइट मसल्स में होती है, क्योंकि पक्षियों को उड़ते समय फ्लाइट मसल्स को बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है, उनमें बहुत अधिक ऊर्जा नष्ट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आकार और आकृति में भी भिन्न होते हैं। ये तस्त्रीनुमा या बेलनाकार आकृति के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं या कोशिका में एटीपी इंडस्ट्री कहा जाता है। कोशिका में कोशिका या ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलीज कोशिका में सर्वाधिक व्यस्त और सर्वाधिक सक्रिय कोशिकांग होता है और कोशिका का अंतः सजीवी होता है। इसका स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक विशिष्ट रूप से अभिरंजित नहीं किया जाए, इसे सूक्ष्मदर्शी में आसानी से नहीं देखा जा सकता है। इसे जेनस ग्रीन बी से अभिरंजित करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी इकाई झिल्ली से घिरे हुए होते हैं, यानी कि इसमें यूनिट मेम्ब्रेन जो है डबल होती है। बाहरी झिल्ली में फॉस्फोलिपिड्स, कोलिन और कोलेस्ट्रॉल आंतरिक झिल्ली की तुलना में अधिक होते हैं। जो इंटरनल मेम्ब्रेन है या इनर मेम्ब्रेन है, उसमें मुख्य फॉस्फोलिपिड होता है। आंतरिक झिल्ली में प्रोटीन अधिक होते हैं। तो बाह्य झिल्ली में तो फॉस्फोटाइडिल कोलिन होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है, और इसकी इंटरनल जो मेम्ब्रेन है उसमें डाइफॉस्फेटाइडिल ग्लिसरॉल पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली इसकी अवकाशिका को, इसके जो अंदर वाले स्पेस को दो स्पष्ट जलीय कक्षों यानी कि आउटर चैम्बर और इनर चैम्बर में डिवाइड करती है। इसका इनर चैम्बर जो है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, और इसमें इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है यह माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य सतत सीमा बनाती है, आउटर मेम्ब्रेन बनाती है। और इसकी दोनों झिल्लियों में इनसे संबंधित विशेष एंजाइम मिलते हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य से संबंधित है। झिल्लियाँ एक स्थान पर द्वारा पृथक होती है जिसे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो इंटरनल मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, यह फोल्डेड होकर के फिंगर लाइक क्रिस्टी फॉर्मेशन करती है। सक्रिय माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी अधिक संख्या में और बड़े होते हैं। आंतरिक झिल्ली पर अनेक इलेक्ट्रॉन वाहक साइटोक्रोम्स एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं तथा ETS बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाते हैं। आंतरिक झिल्ली में पिन हेड पार्टिकल्स लगे होते हैं जिनको ऑक्सीसोम्स, प्राइमरी ग्रेन्यूल या F0 F1 पार्टिकल्स कहते हैं, और इन कणों के बारे में सर्वप्रथम फर्नांडेस मोरेन ने बताया था। ऑक्सीसोम्स हेड या F1 का संबंध ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी ऑक्सीकरण की ऊर्जा द्वारा ATP निर्माण से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल या एरोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम्स पाए जाते हैं, और मैट्रिक्स में पूर्ण प्रोटीन संश्लेषण उपकरण राइबोसोम 70S टाइप के, DNA, कुछ RNA और एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली कहते हैं। यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि इसके इनर मेम्ब्रेन में F2 सब यूनिट और F1 सब यूनिट जो है उसको दिखाया गया है, जो कि मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित है। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में एक डबल स्ट्रैंडेड या सर्कुलर नेकेड DNA होता है। माइटोकॉन्ड्रियल DNA कोशिका के कुल DNA का लगभग 1% तक होता है, और यह GC
इसमें रिच होता है, यानी ग्वानिन और साइटोसिन ज़्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन और एंजाइम्स सिंथेसिस के कोड होते हैं, तो जेनेटिक कोड पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के शेष प्रोटीन व एंजाइम केंद्रकीय जीन के नियंत्रण से बनते हैं। लवकों के डीएनए में जीन्स अधिक होते हैं, यानी कि 100 या 100 से अधिक होते हैं। मैट्रिक्स में डीएनए रेप्लिकेशन तथा ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज आदि उपस्थित होते हैं। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस या एरोबिक रेस्पिरेशन और एटीपी फॉर्मेशन की साइट्स हैं। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। तो यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन, इसकी इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, क्रेस्टी और इनर मेम्ब्रेनस स्पेस दिखाया गया है। सेकंड में जो है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रिया या कॉन्ड्रियोसोम। तो यहाँ पर इसमें F1 पार्टिकल्स दिखाए गए हैं। मैट्रिक्स में इनर चैम्बर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, क्रिस्टी, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स और पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस दिखाया गया है या आउटर चैम्बर। बायोजिनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होते हैं। प्रोकैरियोट सेल्स के द्वारा एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन होता है इनका। और डीएनए का प्रकार जो है, डीएनए सीक्वेंस जो है, इसमें ये डबल हेलिक्स होता है या ये वर्ताकार होता है या इसमें जीसी जो है वो अधिक मात्रा में होता है। राइबोसोम इसमें 70S प्रकार का होता है और विखंडन के द्वारा इसका विभाजन होता है। तो कल हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स या लवकों के बारे में और राइबोसोम के बारे में। थैंक यू।